जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए गोल्डन क्वेश्चनों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है। तो आपको चार नदी दी गई हैं, आपको बताना होगा इनमें से आपकी कौन सी नदी ऐसी है जिसका जो उद्गम स्थल है वह आपका भारत से बाहर हुआ है। तो कौन सी नदी ऐसी हो जाएगी, बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के बाहर उद्गम स्थल वाली नदी, तो कौन सी नदी हो जाएगी। तो इसमें जो आपका नदी हो जाता है, इसमें आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल भारत के बाहर हुआ है। बात कर लेते हैं, जब भारत में नहीं हुआ है तो कहाँ पर हुआ है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वह आपका तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। कौन सी झील के किनारे है, मानसरोवर झील के किनारे। मानसरोवर झील के किनारे से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पुरंग जिले से क्या निकलती है, आपकी उद्गम स्थल आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इन 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है। तो विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। तो छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, उसका जो आपका परिणाम होता है अनुउत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा से। बताइएगा, विकल्प आपके सामने है। चंबल नदी आपसे पूछा गया है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो जो आपकी चंबल नदी है वह आपकी किन राज्यों से होकर बहती है, वह आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं चंबल नदी जो प्रवेश करती है कहाँ पर करती है। तो चंबल नदी आपकी जो प्रवेश करती है वह आपकी राजस्थान में करती है। उसके बाद राजस्थान के बाद कहाँ पर जाती है, उसके बाद आपकी जाती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश में यह आपकी बाद में यमुना नदी से मिल जाती है। तो सी विकल्प इसका आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह इतावली वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है। तो बताइएगा, ऐसा कौन सा यात्री है जिसने विजयनगर साम्राज्य का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका यात्री, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा। तो निकोलो कोंटी बी विकल्प के साथ इसमें सही जवाब हो जाएगा। निकोलो कोंटी ने आपका विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत विस्तृत रूप से क्या क्या है वर्णन किया है। बात कर लेते हैं, निकोलो कोंटी भारत में कब आया था। तो निकोलो कोंटी भारत में 1420 में आया था। और किसके दरबार में आया था, तो देव राय, किसके दरबार में आया था, देव राय प्रथम के दरबार में आपका निकोलो कोंटी आया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य का आपका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकीकरण में संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। तो स्वतंत्रता के बाद जो आपकी देशी रियासतों को एकीकरण के जो संपूर्ण जो एकीकरण करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी वह आपकी किसने निभाई थी। तो इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है चरकुला नृत्य संबंधित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चरकुला नृत्य। तो बताइएगा चरकुला नृत्य संबंधित है, आपका चरकुला जो नृत्य है वह आपका किससे संबंधित है? तो चरकुला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश यानी सी विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है नालंदा में, प्रयागराज में, कन्नौज में या थानेश्वर में। तो बताइएगा हर्षवर्धन की राजधानी आपसे पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह आपकी कन्नौज में थी यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन आपके वर्धन वंश से संबंधित थे। वर्धन वंश या आपको पुष्य क्या पुष्य भूति वंश भी मिल सकता है। हर्षवर्धन जो थे वर्धन वंश या पुष्य भूति आपका जो वंश था उससे आपके संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो जो आपके गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? बताइएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह आपका सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे, सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वह आपके कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध किससे संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध वंश जो थे वह आपके शाक्य जाति से संबंधित थे। कौन? गौतम बुद्ध। तो यह क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट के द्वारा, एम्पियर, बिट्स या ओल्स के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसका मापन हम किसके द्वारा करते हैं? बिट्स के द्वारा करते हैं यानी सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो बताइएगा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह आपसे पूछा गया है। तो अंतरिक्ष में जो आपका भारत का पहला उपग्रह भेजा गया था कौन सा भेजा गया था? आर्यभट्ट भेजा गया था। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो जीवाश्म आपकी जो जीवाश्म है वह आपकी किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो वह आपकी रूपांतरित सेलों में पाई जाती हैं। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो आपकी गैस होती है कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। और लगभग कितनी होती है? तो लगभग आपकी जो होती है 78.8। कितनी? वायुमंडल में 78.8% आपकी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन गैस आपकी दूसरे नंबर पर पाई जाती है जिसकी जो प्रतिशत होता है 20.95 होता है। और उसके बाद आपकी जो आ जाती है थर्ड नंबर पर जो आती है आर्गन गैस होती है जो आपकी 0.93% होती है। तो इन तीनों गैसों का आपको पता होना चाहिए। इन तीन गैसों में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वायुमंडल में जो प्रथम स्थान पर गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.8%। सेकंड जो दूसरे स्थान पर आती है ऑक्सीजन गैस आती है 20.95%। और थर्ड नंबर पर आपकी आर्गन गैस पाई जाती है जो आपकी 0.93% कुल वायुमंडल की गैसों का क्या होती हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो ऐसी हवा आपकी कौन सी हो जाएगी जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो कौन सी गैस हवा हो जाती है? तो आपकी हो जाएगी मानसूनी हवा।
मानसूनी हवा वर्ष में लगभग 2 बार अपनी दिशा को क्या करती है, परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब होता है। क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण होती है। जो आपका ज्वार भाटा होता है उसकी उत्पत्ति आपकी किसके कारण होती है, बताइएगा। ज्वार भाटे की उत्पत्ति, तो ज्वार भाटा जो होता है उसकी उत्पत्ति आपकी किसके कारण होती है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोबी, कालाहारी, आटागामा और सहरा क्या हैं। ऑप्शन है, सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है या शीतोष्ण घास के मैदान है। तो बताइएगा, गोबी, कालाहारी, आटागामा, सहरा, तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये आपके मरुस्थल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपके सभी मरुस्थल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल आपका जो चीन मंगोलिया वाला क्षेत्र है, जो चीन मंगोलिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, आपका गोबी मरुस्थल है। काला हरी मरुस्थल की बात करें तो काला हरी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है। और आटाकामा की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। और बात करते हैं सहारा मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल जो पाया जाता है वह आपका मैक्सिको, सूडान, चाड, ऐसे सूडान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका सहारा मरुस्थल पाया जाता है। और जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा, सहारा मरुस्थल। तो गोबी, कालाहारी, आटागामा और सहारा पूछे गए थे आपके, क्या है, तो ये आपके सभी मरुस्थल हैं। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वे आपके कौन थे, 23वें तीर्थंकर आपके जैन धर्म के पूछे गए हैं। तो बताइएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाते हैं, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। बात कर लेते हैं 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर आपके महावीर कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन से थे, 24वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी नहीं बनाती है, नर्मदा नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, यह आपकी क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। तो नर्मदा नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में जो 400 मीटर की दौड़ में पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं वे आपकी कौन हो जाएंगी, तो कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मुझे लगता है आपका हिंदी से क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी कुल आबादी है भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है, 16.4% है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। तो बांग्लादेश का जो आपका क्रिकेट मैदान था उस पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, तो इसमें आपका जो बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाता है रमन लंबा। कौन, रमन लंबा। डी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश का जो क्रिकेट मैदान था, जो क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर आपकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से गैर
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से जो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वे कौन से हैं? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार, शक्ति। तो बताइएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आपके कौन कौन से हो जाते हैं? तो गैर ऊर्जा के जो परंपरागत आपके स्रोत आ जाते हैं पवन ऊर्जा और इसमें ज्वार, शक्ति। ए और डी विकल्प आपका यानी विकल्प बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो भारत में जो आपका संपत्ति का अधिकार है वह अब क्या रह गया है? संवैधानिक अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार रह गया है, कानूनी या प्राकृतिक अधिकार। तो बताइएगा भारत में जो संपत्ति का अधिकार है अब क्या रह गया है? तो वह आपका एक कानूनी अधिकार रह गया है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो जिम जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह आपका रामनगर में स्थित है। रामनगर नैनीताल में स्थित है। तो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुंदरबन है तो सुंदरबन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, दक्कन का पठार पर है, गोदावरी डेल्टा में है या महानदी डेल्टा में? तो बताइएगा सुंदरबन। तो सुंदरबन क्या है? सुंदरबन एक डेल्टा है जो लगभग विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। और कहाँ पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का एक डेल्टा है। तो ए विकल्प के साथ आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि की जो मापक इकाई है जिसके द्वारा हम ध्वनि को मापते हैं, हम किसके आपसे उसका मात्रक पूछा गया है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, हम ध्वनि को किसके द्वारा मापते हैं? तो ध्वनि को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? जो हरित गृह प्रभाव है वह आपका ऐसी कौन सी गैस की अधिकतम मात्रा हो जाती है जिसके अधिकतम होने पर यह क्या हो जाता है? हरित गृह प्रभाव बढ़ जाता है। तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ए विकल्प के साथ CO2 इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ताजमहल बंदरगाह क्यों हो रहा है? सॉरी, ताजमहल बंद रंग क्यों हो रहा है? बंदरगाह नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ताजमहल बंद रंग मतलब ताजमहल का जो रंग है वह गंदा, मतलब थोड़ा सा भद्दा सा पड़ रहा है, वह आपका क्यों पड़ रहा है? तो क्यों पड़ रहा है इसका जवाब सभी को पता होता है, अम्लीय वर्षा के कारण। तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्कटिक अंटार्कटिका जाने वाली प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर SJ कासिम। तो बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ या वर्षा? तो क्या हो जाएगा इसमें? धुआं सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका कौन सा हो जाता है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य है। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कलपक्कम में स्थित है। तो कलपक्कम में आपका क्या स्थित है? तो कलपक्कम में जो स्थित है वह आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या?
परमाणु ऊर्जा केंद्र सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाता है क्या हो जाएगा आपका, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा का सदस्यावधि, मतलब जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि कितने वर्ष होती है? तो उनकी अवधि आपकी 6 वर्ष होती है। बात कर लेते हैं लोकसभा के जो आपके सदस्य होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है? तो उनकी अवधि आपकी 5 वर्ष होती है। तो दोनों क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो देश में जो आपकी मुद्रा है उसकी आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह आपका उदयन था। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सूची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सूची स्तूप का जो निर्माण कराया था वह आपका अशोक ने कराया था। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो सुविख्यात जो आपका सूर्य मंदिर है वह आपका किस स्थान पर निर्मित है यह आपको बताना होगा। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो कोणार्क इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट था वह आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कवर कर लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीधे री एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ पाना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जो आपकी पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।